अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हमने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में पढ़ना है टॉपिक इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेन का किस तरह से इम्पैक्ट आता है उस पर। तो उसमें अगर हम बात करें तो आपकी फ़िज़िकल, इमोशनल, वोकेशनल और आपकी इंटरप्शंस किस में आ जाती हैं, आपकी सोशल लाइफ में इंटरप्शंस आ जाती हैं या सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट में इंटरप्शन आ जाती है या डिस्टर्बेंस आ जाती है। उसके अलावा आपके पास इसमें आ जाती हैं ये चीज़ें, इंटरफेरेंस इन प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग एंड वॉकिंग एबिलिटी। तो पेन का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पे और किस किस जगह पे पेन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है आपकी किसी भी एक्टिविटी को या फंक्शन को या आइडियल को। तो फिज़िकली इम्पैक्ट करती है, इमोशनली, वोकेशनल मतलब ये लेयर एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं। सोशल लाइफ के मतलब पेन की वजह से कोई बंदा जो है वो गेट टुगेदर अवॉइड कर दे, वो मतलब एब्सेंट रहे, किसी क्या कहते हैं सोशलाइज ना करे लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट, पेन की वजह से वो जो है अपनी जॉब से जो है ऑफ ले ले, एब्सेंट डेज हों उसके। प्रोस्थेटिक फिटिंग की वजह से उसकी वॉकिंग एबिलिटी या गेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसमें ये आ जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रॉनिक पेन। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं टू क्रॉनिक पेन। तो उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है फॉर क्रॉनिक पेन, जिसमें पहला है आपके पास एक्यूट पेन। अगर एक्यूट पेन को मिनिमाइज नहीं किया जाएगा टाइमली तो वो क्या करेगा, वो लीड करेगा इनटू क्रॉनिक पेन, परसिस्ट करती रहेगी फॉर कॉन्टीन्यूस पीरियड और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी क्रॉनिक पेन में। उसके बाद आपके पास आ जाती है प्री एम्प्यूटेशन पेन। प्री एम्प्यूटेशन पेन क्या होती है? प्री एम्प्यूटेशन पेन मतलब सर्जरी से पहले उसको पेन है और वो उसके ब्रेन में एज सोमेटोसेंसरी पेन मेमोरी के तौर पे जो है वो कहीं सबसाइड कर जाए ब्रेन में, और बाद में एम्प्यूटेशन के बाद जो है वो मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाए और पेन जो है परसिस्ट करना शुरू कर दे, तो उसको आप कहते हैं प्री एम्प्यूटेशन पेन। और ये क्या करती है, लीड करती है इनटू क्रॉनिक पेन। थर्ड आपके पास आ जाते हैं साइकोसोशल फैक्टर्स। साइकोसोशल फैक्टर्स में हम ये बात करते हैं कि आपके पास दो पेशेंट्स आए हैं। एक पेशेंट है वो बड़ा मोटिवेटेड है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपके पास आया है कि उसने एम्प्यूटेशन करवानी है या करवा ली है। उसके बाद फिजियोथेरेपी या रिहैब प्रोग्राम उसका स्टार्ट हुआ है, तो वो जो है उसने पेन को जो है मतलब पॉजिटिवली वो परसीव कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो ट्रीटमेंट जो ले रहा है पेन के लिए वो उतना ही इफेक्टिव होगा, उसकी पेन इससे इम्प्रूव हो जाएगी। एक पर्सन है आपके पास जो कह रहा है कि नहीं इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, नेगेटिव थॉट्स के साथ आपके पास आया है। तो दोनों को जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो दोनों के ट्रीटमेंट में ये होगा कि आपको उसमें पॉजिटिव थॉट्स वाले बंदे में जो है इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव थॉट्स वाला बंदा। उसके बाद आपके इसमें स्ट्रेस आ जाता है, फियर आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, और फोर्थ आपके पास आ जाता है रिस्क फैक्टर पेन रिलेटेड एंग्जाइटी। इसमें फियर आ जाएगा, एक पेशेंट जो है वो पेन की वजह से डिप्रेशन में चला गया है, तो ये सारी इसमें आ जाएंगी। फिर आप क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पेन हम किस तरह करते हैं। तो क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पेन में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। एक तो आपने सबसे पहला जो है पॉइंट, आपने पेन की इंटेंसिटी देखनी होती है। देन आपने उसकी फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज ड्यूरेशन, फोर्थ इज नेचर ऑफ पेन, फिफ्थ इज एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। नेचर ऑफ पेन मतलब कि वो किस तरह की पेन है, टिंगलिंग है, बर्निंग है, स्टैबिंग पेन है या नमनेस के साथ प्रेजेंट कर रहा है।
एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में आपके पास आ जाएंगी या वो एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स जिसमें उसकी पेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ रिलीविंग फैक्टर्स या मूवमेंट्स एक्टिविटीज़। रिलीविंग फैक्टर्स में वो मूवमेंट्स जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन जो है वो पेन में है बहुत ज़्यादा और वो किसी मूवमेंट को करने से सुपाइन लाइन में उसको बहुत ज़्यादा पेन है, अगर वो साइड लाइन में जाता है, सुपाइन लाइन से करवट लेके लेट जाता है, उसकी बैक की पेन अगर मिनिमाइज हो जाती है तो ये उसकी रिलीविंग फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद कुछ स्केल्स आ जाते हैं। सबसे पहला स्केल है आपके पास न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। ये पेन की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। NRS स्केल भी इसको कहते हैं। इसमें आप पेशेंट को कहते हैं या तो 0 to 10 या 0 to 100 जो है वो रेट करे अपनी पेन की शिद्दत को। अगर मैक्सिमम पेन उसको फील हो रही है तो वो कहते हैं 0 to 10 में कि 10/10 है, और अगर बहुत कम है पेन तो वो आपको कह देगा 0 है, अगर मॉडरेट है तो वो आपको कहेगा 5 to 6 रेट कर देगा। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिक रेटिंग स्केल के बाद आ जाता है इसमें कैसे इसकी स्कोरिंग की जाती है। 0 to 4 जो है वो आपकी माइल्ड पेन होती है, 5 to 6 जो है वो आपके पास मॉडरेट आ जाती है, और 7 to 10 जो है वो आपके पास सिवियर कैटेगरी में आ जाती है पेन। देन आपके पास कुछ और स्केल्स होते हैं जिसमें आपके पास पेन इंटरफेरेंस स्केल आ जाता है, और आपके पास आ जाता है इसमें डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें आप पेन की इंटरफेरेंस पूछते हैं। पेन इंटरफेरेंस स्केल में आप उससे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस इस तरह के करेंगे कि आप एक पार्टी में गए हैं और वहाँ पे या किसी गैदरिंग में गए हैं, तो आपने उस पार्टी को इन्जॉय कितने % नहीं किया उस पेन की वजह से, या पेन की वजह से आपकी एंटरटेनमेंट कितनी अफेक्ट हुई है। उसके बाद अगर कोई फीमेल है वो कुकिंग कर रही है, उस चम्मच जब फेरती है हांडिया में, तो वो उससे आप ये पूछें कि वो पेन की वजह से उसकी ये एक्टिविटी कितनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये पेन इंटरफेरेंस स्केल में इस तरह की चीज़ें पूछेंगे, जैसे स्लीप से रिलेटेड आप पूछ लेंगे, वर्क से रिलेटेड पूछेंगे, सेल्फ केयर या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और मूड्स और रिलेशनशिप्स। तीसरा आपके पास आ जाते हैं टेप स्केल। ट्रिनिटी, एम्पुटेशन, प्रोस्थेसिस, इवेल्युएशन क्वेश्चनेयर, एक्सपीरियंस स्केल। और चौथा आपके पास एक और आ जाता है PEQ, पेशेंट, या आपके पास आ जाता है प्रोस्थेसिस इवेल्युएशन क्वेश्चनेयर। तो ये आपके पास 4 स्केल्स होते हैं। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो है पेन इंटरफेरेंस स्केल, टेप स्केल और PEQ स्केल, इनकी आपने एक असाइनमेंट बनानी है कि इसमें क्या क्वेश्चंस आप थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट से करता है, इसकी स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है, और माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर वाली कैटेगरी किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं कि ये माइल्डर पेन है, ये मॉडरेट है और ये सिवियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक अमेरिकन पेन फाउंडेशन थी जिसने ये पेन केयर बिल ऑफ राइट्स डिस्कवर किया था, या आप कह लें लॉन्च किया था। उसमें उसने कहा था कि जो पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है उसके कुछ राइट्स होते हैं बीइंग अ पर्सन या इंडिविजुअल। तो उसमें सबसे पहले है आपकी पेन शुड बी टेकन सीरियसली। सेकेंड आपके पास आ जाता है इट शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी बाय डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ और वट एवर स्टाफ, वो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है पेन को जो है वो थॉरोली असेस किया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए, असेस एंड ट्रीट। देन आपके पास है कि आपको जो है राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अबाउट योर पेन बाय योर डॉक्टर, पेन बाय योर डॉक्टर
फोर्थ है आपके पास कि आपने पेशेंट डॉक्टर को ये बताना है कि या डॉक्टर ने आपको ये बताना है इंफॉर्मेशन में कि आपकी पेन का कॉज क्या है और उसको आप किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और इसको कितनी देर लगेगी करेक्ट होने में। उसके बाद मतलब जब डॉक्टर आपको सब कुछ बता देगा उसके बाद पेशेंट का ये राइट है कि वो उसका पार्टिसिपेट करे एक्टिवली इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर है कि वो ये वेदर वो इस पेन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहता है और वो लेना भी चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा। देन उसके बाद है अगर आपके पास जो है पेन जो है वो परसिस्ट करती रहती है और अंडरलाइंग कॉज जो है वो आपकी डोमेन में नहीं आता तो आप उसको रेफ़र कर दें पेन स्पेशलिस्ट के पास। और पेन को रीअसेस भी करना है आपने। तो ये इसके कुछ पेन केयर बिल के राइट्स थे। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्लिनिकल असेसमेंट में पहले आपके पास स्केल्स आ गए, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेडिकल असेसमेंट। मेडिकल असेसमेंट में क्या करेंगे, एक्सरेज या रेडियोग्राफ्स, एमआरआई जिसमें आप बोन्स पर या हेट्रोटॉपिक बोन फॉर्मेशन देखेंगे, देन आपने इसमें क्या करना है, इसके बाद आपने इसमें मेडिकल मैकेनिकल या लोकल पेन की जो है वो आपने देखनी है, कॉज देखना है। उसमें आप देखेंगे कि हेट्रोटॉपिक बोन फॉर्मेशन तो नहीं है, लोकल नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, मसल कंप्रेशन तो नहीं है, या मसल की जो नर्व की इरिटेशन तो नहीं हो रही जिसकी वजह से जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा हो कहीं। उसके बाद प्रोस्थेटिक सॉकेट को देखेंगे, प्रोस्थेटिक सॉकेट जो है उसकी फिटिंग में तो नहीं कोई इशू जिसकी वजह से जो है किसी नर्व की इरिटेशन या प्रेशर उस पर आ रहा हो। उसके बाद मैकेनिकल पेन में आप वही देखेंगे कि क्रेपिटेंस वगैरह देखेंगे, बोन स्पर्स की फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं हुई भी। क्लॉडिकेशन चेक कर सकते हैं। क्लॉडिकेशन क्या होती है, पेन इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज इन लेग्स, क्रैम्पिंग पेन इन द लेग्स बाय ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टीरियल सर्कुलेशन। उसके बाद है प्रोस्थेटिक असेसमेंट। थर्ड आपके पास आ जाता है प्रोस्थेटिक असेसमेंट। उसमें आप उसका सॉकेट देखेंगे, उसकी कंटोरिंग देखेंगे और उसका आप देखेंगे फिटिंग को देखेंगे कि किस तरह से उसको फिट किया हुआ है। गेट असेसमेंट चेक करेंगे, गेट को एनालाइज करेंगे कि गेट जो है उसका इस वजह से प्रोस्थेसिस की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। देन आप पेल्विस का जो है वो लेवल देखेंगे कि पेल्विस हाइकिंग तो नहीं हुई हुई, ड्रॉप डाउन तो नहीं हुआ हुआ पेल्विस वाइल स्टैंडिंग। और उसके अलावा आप जो है आप इसमें कर सकते हैं कि लॉर्डोसिस चेक करेंगे, गेट डेविएशंस को देखेंगे। चौथी आपके पास आ जाती है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में आपके पास एक स्केल आ जाता है जिसको कहते हैं PHQ या पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें आपने क्या करना है कि जब जिस दिन पेशेंट आपके पास आया उसके बाद आपने उससे पिछले 2 वीक्स की उससे हिस्ट्री लेनी है और क्वेश्चनेयर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने फिल करवा लेने हैं। उसमें आपके पास रेटिंग इस तरह से होती है, नॉट एट ऑल, several days, more than half a days, और nearly every day। हर क्वेश्चन के आगे इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें आप पेशेंट से टिक करवा लेंगे। उसमें क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, लिटिल इंटरेस्ट और प्लेयर इन डूइंग थिंग्स, फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस, ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग एस्लीप, पुअर एपिटाइट और ओवर ईटिंग, फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, नेगेटिव थाट्स इसमें आएंगी, ट्रबल कंसनट्रेटिंग ऑन थिंग्स such as reading the newspaper or watching television, moving or speaking so slowly that other people could have noticed, thoughts that you would be better off dead or of hurting in some way। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एम्पुटेशन रिलेटेड पेन। ऑफ एम्पुटेशन रिलेटेड पेन। इसमें आपके पास
जियोग्राफिकल फैक्टर्स आपने देखने हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस को भी जहन में रखना है। अब कुछ पेशेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर कोई ट्रीटमेंट, तो आपने ये चेक कर लेना है कि वेदर कोई कंपनी है जो इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे या जिनकी इंश्योरेंस हुई हुई है उसमें कितने ट्रीटमेंट सेशंस उनके कवर हो सकते हैं। अगर मिनिमम उनके पास सेशंस हैं इंश्योरेंस की तरफ से, तो आपने कोशिश करना है कि आफ्टर सर्जरी जो है वो फ़ौरन से ही आप ड्रेसिंग वगैरह उसी टाइम लगा दें या प्लास्टर वगैरह लगा दें, ड्रेसिंग कर दें, तो ताकि उसके मिनिमम सेशंस में आप उसकी इंश्योरेंस वाले सेशंस में ही उसका ट्रीटमेंट जो है वो कवर करवा दें। उसके बाद जो है बैरियर्स जो आ जाएंगे, मतलब कि अगर पेशेंट फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता या वो कन्विंस ही नहीं हो रहा है इस चीज़ पे कि वो ये ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, तो आप जो हैं इन बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, फिजिशियन से डिस्कस करेंगे और फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। फिर आ जाती हैं कुछ लिमिटेशंस फॉर ट्रीटमेंट्स। लिमिटेशंस में पीएलपी और आरएलपी पेन में डिस्टिंग्विश करना नहीं आता, तो उसको जब प्रॉपरली रूल आउट नहीं करेंगे तब तक जो है वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अगर पीएलपी को कंफ्यूज करेंगे आरएलपी के साथ तो आरएलपी का ट्रीटमेंट देते रहें और पेशेंट जो है वो पीएलपी पेन के साथ सफ़र कर रहा हो, तो इस वजह से जो है वो आपके पास आ जाएगा कि डिसमैनेजमेंट हो जाएगी। प्रिवेंटिव अप्रोचेज आ जाती हैं, उसमें आप क्या करते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन और कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिवर्स करते हैं। उसमें आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं बिफोर एम्प्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिवर्स होगी और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी सीजर ड्रग्स, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स और नारकोटिक एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन आ जाती हैं जिसमें आपके पास टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया या सर्जिकल सेक्शन करते हैं न्यूरोमा की, और उसमें क्या होता है नर्व्स को ट्रांसैक्ट कर देते हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं अटैच कर देते हैं ताकि वो जो है आपके ट्रीटमेंट में बाद में एम्प्यूटेशन में जो है वो प्रेशर कॉज ना कर सके। फिर रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन आ सकती हैं, उसमें फिजिकल थेरेपी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक थेरेपी आ जाती है, साइकोलॉजिकल, सोशल या बिहेवियर रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें गोल क्या होता है, आपने मेंटेन करनी है मसल स्ट्रेंथ, प्रिवेंट करने हैं कॉन्ट्रैक्चर्स को और आपने लॉन्ग टर्म पेन को जो है वो मैनेज करना है। इंटरवेंशंस फिर आ जाती हैं, उसमें अर्ली पोस्ट ऑप ट्रेनिंग आ जाती है और साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इंटरवेंशन है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है और लास्ट में आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मोडेलिटीज़। उसमें आप अल्ट्रासाउंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन में किसी ट्रीटमेंट के साथ या हीट आइसिंग मसाज वगैरह कर सकते हैं।